चलो यार आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। बिजनेस के इनफाइनाइट लाइफ को हमने डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड किया था, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने ले ली थी लास्ट लेक्चर में, पीरियोडिसिटी के बारे में। उसके बाद अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट भी हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ पढ़ा था। क्या कहना था इसका? इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, जैसे ही इनकम कमा लिया फिर वो इनकम एक्चुअल में रिसीव हो चाहे ना हो, उसकी अकाउंटिंग कर दो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने उधारी में माल बेचा 10 लाख रुपए का, मेरी 10 लाख की सेल हो गई, कमाई हो गई, बट वो पैसा उधारी, वो माल उधारी में बेचा मतलब अभी तक पैसा RECEIVED रिसीव्ड नहीं हुआ। तो क्या हुआ? रिसीव नहीं हुआ। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है रिसीव हो चाहे ना हो, कमा लिया ना, अक्रू हो गया ना, उसकी अकाउंटिंग कर दो। येस और नो? मर्केंटाइल सिस्टम इसी के भरोसे है। और एक्सपेंसेस के एक्चुअल पेमेंट की बात राह मत देखो, जैसे ही आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया, अक्रू हो गया, डू हो गया, आप उसकी अकाउंटिंग कर दो बेटा। अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने देखा था। देन उसके बाद हमने देखा था मुन्ना, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, अब पढ़ते हैं बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहना है इसका? एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। मतलब इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी पीरियड के खर्चे, ना फ्यूचर के ना पास्ट के। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिख रहा है सेल, सेल हुआ 8 आइटम का, खरीदा था 10 आइटम, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो सेल हुआ 8 क्वांटिटी का, मतलब रेवेन्यू 8 क्वांटिटी का है, लेकिन एक्सपेंस दिख रहा है 10 क्वांटिटी का, नहीं चलेगा। रेवेन्यू मैचिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलेगा भैया रेवेन्यू जब 8 आइटम का है ना, तो खर्चा भी 8 आइटम का ही दिखना चाहिए। खर्चा तो 10 आइटम का दिख रहा है, 2 ज़्यादा है, कम करना है तो अपोजिट में लिख दो, और ये 2 अपोजिट में लिख दिया, इसी को आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। अब चेक करो, एक्सपेंस 10 - 2 और ये रेवेन्यू भी 8, ये हो गया आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो क्लोजिंग स्टॉक मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग दिखाते हैं बेटा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इसके बारे में हमने और भी देखा था, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। हमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उस स्पेसिफिक पीरियड में कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंसेस थे, बरोबर है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में उसी पीरियड के खर्चे होने चाहिए। स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू, स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस होने चाहिए। यस और नो? तो इसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि उस पीरियड से मैचिंग मैचिंग खर्चे, उस पीरियड से मैचिंग मैचिंग इनकम। यस और नो? सो क्या कहना है इसका? हेंस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, रेवेन्यू अर्न इन दैट पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द अर्निंग सच रेवेन्यू। अब देखो जरा ध्यान देना, सो रेवेन्यू और एक्सपेंस का आपस में मैचिंग होना चाहिए। एक्सपेंस ऑफ, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू, उल्टा नहीं होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से पीरियोडिक रेवेन्यू और पीरियोडिक एक्सपेंसेस रेवेन्यू के साथ मैच करते हुए हम लोग लेते हैं, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट आता है। इसमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड्स ऑन द शेयर्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, एक्चुअल रिसिप्ट, ये क्राइटेरिया ही नहीं है। इस पीरियड में माल बेचा, भले ही पैसा 2 साल बाद देगा, लेकिन इस पीरियड के इनकम में लेंगे, एक्चुअल रिसीट क्राइटेरिया नहीं है, और यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट भी क्राइटेरिया नहीं है। यस और नो? क्लियर है? पक्का? ये जस्ट रीड करना है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स पीरियड कॉस्ट, जैसे आपकी रेंट है, सैलरी है, फिक्स पीरियड कॉस्ट, बरोबर है। पीरियड सैलरी, पीरियड महीना, पीरियड 1 महीना हो गया सैलरी देना पड़ेगा। यस और नो? 1 महीना हो गया रेंट देना पड़ेगा, जो पीरियड से रिलेटेड है। कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू गुड्स, मटेरियल, मटेरियल को लाने का खर्चा, गुड्स परचेस किया उसका खर्चा। यस और नो? देन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसका क्या कहना है बेटा? यहाँ पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। कटरीना कैफ को 10 करोड़ रुपए दे दिया एडवर्टीजमेंट के, उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो हमने उसके बेनिफिट को डेफर किया, 10 करोड़ 5 साल, तो इस बार 2 करोड़ बचा हुआ, 8 करोड़ डेफर्ड। अगले साल 2 करोड़ बचा हुआ, 6 करोड़ डेफर्ड।
यस और नो। सो हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ यूज़ किया है वहाँ पे, और फिक्स असेट के बारे में दिया हुआ है बेटा। फिक्स असेट का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। नेचर ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस जस्ट रीड करके छोड़ना है, डायरेक्टली आ जाओ कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा, एनीबडी, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में। सर एक बार ये बता दो ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, ये पीरियड है, आपको अगले पीरियड की इनकम इस पीरियड में मिल गई तो आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस इनकम माइनस करना पड़ता है, बरोबर है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने इसी पीरियड में अगले पीरियड का सैलरी दे दिया तो सैलरी के अंदर से प्रीपेड सैलरी आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। फाइनल अकाउंट के अंदर में डिटेल में आएगा, अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, छोड़ देना बेटा। फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में जब हम लोग ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इस पीरियड में इसी पीरियड की इनकम, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का बड़ा सिंपल सा कहना है, आप जब भी कोई असेट खरीदते हो तो उस असेट को खरीदने के लिए जो आपको एक्विजिशन कॉस्ट लगा है बस उसी कॉस्ट पे उस असेट को रिकॉर्ड करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, मेरिट्स है ना, और कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है। पहला, हिस्टोरिक कॉस्ट फॉलो हो जाएगा हमारा, फ्री फ्रॉम बायस है, एक्चुअल में जितनी कॉस्ट लगी उतनी ही कॉस्ट पे अकाउंटिंग करेंगे। ईजियर टू असर्टन, एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी वो हमें पता ही है, बिल के हिसाब से हम लोग देख करके अकाउंटिंग कर लेंगे, एक्चुअल फिगर पे अकाउंटिंग हो रहा, अच्छी बात है। और क्रिटिसिज्म, डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू। आज के 5 साल पहले लैंड खरीदा था 10,000 रुपये की, आज की उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपये, फिर भी हमारे बुक्स में आज भी 10,000 पे दिख रही है, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू दिखना चाहिए, वो तो दिख नहीं रही है, सबसे बड़ा लफड़ा है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट लूजेस कंपेरेबिलिटी। 5 साल पहले की फिगर आज भी दिखा रहे हो, हमें तो आज के टाइम पे कंपैरिजन करना है तो आज की फिगर चाहिए, 5 साल पहले की फिगर और आज की फिगर कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए कंपेरेबिलिटी नहीं रहेगी, ट्रू वैल्यू नहीं पता चलेगा हमें बिजनेस का। एंड मेनी असेट लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके लिए स्पेसिफिकली कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती है तो उसका भी हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहना है इसका, आपको रेवेन्यू का अकाउंटिंग करना है जैसे ही रेवेन्यू रियलाइज हो जाए। अब रियलाइज होना मतलब या तो एक्चुअल में मिल जाना या फिर उसे रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना। मैंने बाहुबली को माल बेचा 10,000 में, कैश आ गया, रिकॉग्नाइज कर दो। बाहुबली को माल बेचा 10,000 में, उधारी में, कैश नहीं आया तो क्या हुआ, उससे पैसा रिकवर करने का लीगल राइट तो आ गया, अगेन अकाउंटिंग कर दो। या तो एक्चुअल में मिल जाना या तो उस पैसे को रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना, इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ हो गई तो यस हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि वो रेवेन्यू क्या हो गया, रियलाइज हो गया, उसे रिकॉग्नाइज कर दो, उसे क्या कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो। क्लियर? डन। It emphasizes that there is no certainty of income until a sale has been made, and hence increase in the value of the asset should not be taken into unless it is actually realized. चलो ध्यान देना, अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इनकम मैं इसी का मीनिंग बता रहा हूँ, अगर इनकम सर्टन है, आने ही वाली है, मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, पैसा आना ही आना है, उससे रिकॉग्नाइज कर दो। मेरे पास एक असेट है, आज के 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अभी से वो जितने से वैल्यू बढ़ गई उसको इनकम बोल के दिखा सकते हैं क्या? नो। मेरे पास शेयर्स लेके रखे रिलायंस कंपनी के, आज उसकी वैल्यू 100 रुपये पर शेयर है, ऐसा लग रहा है 3-4 महीने बाद उसकी वैल्यू 300 रुपये हो जाएगी, तो बोलो 100 का शेयर 300 होने वाला है, तो क्या 200 रुपये आज ही इनकम रिकॉग्नाइज कर दो? नो, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं हुआ। जब तक वो इनकम रियलाइज़ नहीं होती तब तक उसे हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। येस और नो? इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। However, realization concept is criticized by arguing that if the value of an asset has been permanently changed, profit and loss arising out of such change should be considered to reflect true and fair financial position. अगर परमानेंट चेंज है तो यस, अदरवाइज हम लोग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परमानेंटली अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो यस हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते, फिर वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन, यस,
रीवैल्यू करते पीरियोडिकली। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट डेट पे काफ़ी सारी एसेट्स रीवैल्यू करती है। एडमिशन के समय एसेट रिवैल्यू करना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिवैल्यू करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर रिवैल्यू करना है, बिजनेस सेल कर रहा हो किसी को, एसेट रिवैल्यू करना है। तो वहाँ पे भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे हम लोग रिवैल्यू करते ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आती है, कॉन्सेप्ट आती है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आ जा बेटा, चल अब ध्यान देना अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है, उन्हीं दो अप्रोच को डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। और वही डेबिट और क्रेडिट का इम्पैक्ट कहाँ होता है, लाइबिलिटी कैपिटल पे और असेट पे। इसी की वजह से आपकी ट्रायल बैलेंस, इसी की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। जो बच्चों को बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं, चिंता मत करना, फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। चल अब ध्यान देना, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया इन्होंने। मान लो मशीन खरीदा हमने, 40,000 रुपये का कैश पे कर दिया, तो असेट बढ़ जाएगी। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मशीन बढ़ गई 40,000 से, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, और कैश कम हो जाएगी 40,000 से। देखो एक असेट बढ़ी, दूसरी कम हुई, अल्टीमेटली अगेन इक्वेशन टैली, यस और नो। उसके बाद परचेस ऑफ गुड्स फॉर 90,000 ऑन क्रेडिट, 90,000 का माल लिया, असेट बढ़ गया, उधारी में लिया तो लाइबिलिटी भी बढ़ गया, कैपिटल में नो चेंज। देखो 90,000 इक्वल टू 90,000 प्लस 0। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका टैली हो जाएगा, यस और नो। सो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो नज़रिए है। क्लियर? यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो। एक बार ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वापस देख लो, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, कैपिटल बढ़ गया ना, कैश आ गई बिजनेस में। देखो टैली, माल खरीदा 2,000 का, माल क्या है, असेट, स्टॉक आ गया 2,000 का, कैश पे कर दिया 2,000 तो कैश कम हो गई, $10,000 प्लस 2 12 माइनस 2 10,000, 0 प्लस 10,000। माल उधारी में खरीदा 1,000 का, स्टॉक आ गया 1,000 का, माल आ गया, माल असेट है, उधारी में लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स, इधर नो चेंज। हर ट्रांजैक्शन को आप इस इक्वेशन में ढाल सकते हो, हर ट्रांजैक्शन को आप इस इक्वेशन में ढाल सकते हो। उधारी में माल बेचा था, डूब गया पैसा, लॉस हो गया, डेटर्स कम हो गए, डेटर्स यानी असेट कम हो गए, 500 रुपये के डेटर्स थे, डेटर्स कम, बैड डेट हो गए, लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ता है, लॉस हो या एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, लॉस या एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। चलो देखो तो बेटा 500 रुपये का लॉस हो गया, बैड डेट लॉस, 1,000 प्लस 0 1,000, 10,000 माइनस 500 9 500, 11,000 माइनस 500 10 500, यस और नो, क्लियर है? यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार प्लीज़ पूछो बेटा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। ये है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये है बेटा हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? डन? चलो आगे, ओके। इसी की वजह से हमारी बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री में हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल रहता है, सब उसके पीछे की वजह यही है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जस्ट रीड करना है, छोड़ना है, बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि भैया सारे इवेंट और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होने चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ओमिट नहीं होना चाहिए। पर्पज़, ताकि यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को सारी चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए। डिस्क्लोजर मीन्स स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द इवेंट और ट्रांजैक्शन शुड बी एडेड टू द फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ नोट देयरिन। अगर आपको लगता है कि कोई आइटम समझने में यूजर्स को
तकलीफ होगी तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट डाल दो नोट्स टू द अकाउंट्स में, येस और नो। और एग्जाम्पल है इसका बेस्ट बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल है कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, शायद कंपनी केस हार भी जाएगी शायद जीत जाएगी पता नहीं है, तो भले उसका अकाउंटिंग नहीं होता है लेकिन डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। भले उसे मेजर नहीं कर सकते, भले उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बरोबर है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, यस और नो आर एक्सेप्शन टू द डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो बता देता हूँ क्या रीजन है। मटेरियलिटी कहती है ऑल रिलेवेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोजर कहता है, लेकिन मटेरियलिटी बोलता है कि सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शन ही डिस्क्लोज करना है। हो गई ना दोनों की आपस में लड़ाई। डिस्क्लोजर बोलता है सारे दिखाओ, मटेरियली बोलता सारे मत बताओ, सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शन ही दिखाओ। जैसे स्टेपलर कैलकुलेटर असेट है बट हम लोग उसको दिखा देते एक्सपेंस में। कंजर्वेटिज्म वर्सेस फुल डिस्क्लोजर, एज पर फुल डिस्क्लोजर ऑल द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज, बट कंजर्वेटिज्म कहता है वो ही इवेंट और ट्रांजेक्शन लीड टू पॉसिबल लॉसेस मस्ट बी अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज। कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस और एक्सपेंसेस को ही आज दिखाओ, फ्यूचर में होने वाली इनकम को मत दिखाओ, मत दिखाओ बोलते ही डिस्क्लोजर नाराज हो गया। डिस्क्लोजर बोलता है दिखाओ और कंजर्वेटिज्म बोलता है फ्यूचर में होने वाली इनकम गेन को आज मत दिखाओ, यस और नो। देन सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो और वस्तु स्थिति सब्सटेंस को देख के अकाउंटिंग करो। लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालना है, वस्तु स्थिति और सब्सटेंस को देख के अकाउंटिंग करना है, यस और नो। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग सब्सटेंस और लीगल फॉर्म। साल के आखिरी दिन मैंने कार परचेस किया, साल के आखिरी दिन मैंने कार परचेस किया, पेमेंट कर दिया, कार आ गई, लेकिन इसका ओनरशिप मुझे मिलने वाला है आज के 10-15 दिन बाद यानी नेक्स्ट ईयर में। बोलो कार स्प्रेड के बैलेंस शीट में असेट बोल के आएगी क्या? लीगली देखा जाए तो नहीं आएगी, लेकिन सब्सटेंस अगर सब्सटेंस के हिसाब से वस्तु स्थिति इकोनॉमिक रियलिटी देखा जाए, पैसा दे दिया कार आ गई रेडी फॉर यूज़ है, या फिर पैसा नहीं भी दिया लाइबिलिटी हमने एक्सेप्ट कर लिया तो भी अकाउंटिंग कर लेंगे इसका, इसी ब्रेड के बैलेंस शीट में आएगी। लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो, यस और नो। मैंने कार का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल इन्होंने और दिए हुए सब्सटेंस और लीगल फॉर्म के। देन कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन है। कंजर्वेटिज्म ऑलरेडी देख लिया। कंजर्वेटिज्म बोलता है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम गेन को आज देख के पार्टी मत करो। फ्यूचर में कल चल के आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, CA CS CA में, आज पार्टी दोगे क्या? नहीं। लेकिन फ्यूचर में आपकी एग्ज़ाम आने वाली, आज पढ़ाई करोगे क्या? हाँ। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस के लिए अभी से चिंता करो, प्रोविज़न करो, इसलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट होता है। लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम के लिए आज प्रोविज़न क्रिएट नहीं करना है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? पक्का? डन। कंजर्वेटिज्म का आपने एग्जाम्पल देखना है, चलो। उसके बाद आज का होमवर्क लिख लो। सबसे पहले यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपने शॉर्ट नोट बनाना है, समरी बना करके लेके आना है मेरे पास में, यस और नो। देन उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? पक्का? डन।